सब्सक्राइब कीजिए अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड, जिसके ऊपर मिलते हैं आपको फ्री में बेस्ट कोर्सेस। तो वहाँ पर मैं भी पढ़ाता हूँ। तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने सर्च बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आपको मेरा नाम लिखना है अजय पाल। फिर आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी इस प्रकार से, ये मेरी फ़ोटो दे रखी है। फिर आपको वहाँ से फॉलो करना है। अगर आप मेरे कोर्सेस देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स जनरल साइंस के, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना अपडेट करता हूँ मैं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, क्योंकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपका लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। तो दोस्तों, इससे पहले हम 2 टेस्ट आपका ले चुके हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले टेस्ट नहीं देखे तो देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है और इस यूट्यूब चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3, जिसमें आज वाले इस टेस्ट में होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन विद्युत सामग्री से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है आपको। विद्युत सामग्री में प्रयुक्त टर्मिनल उच्च चालकता व उच्च घर्षण प्रतिरोध वाले होने चाहिए। इस कार्य के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? टंगस्टन, निकल, चांदी, पीतल, कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए। यानी विद्युत सामग्री में प्रयुक्त जो टर्मिनल बने होते हैं वो एक तो उच्च चालकता के होने चाहिए और उच्च घर्षण प्रतिरोध वाले होने चाहिए। तो किसके बने हुए होते हैं विद्युत सामग्रियों में टर्मिनल? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स का जवाब गलत आ रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, यानी पीतल के होते हैं हमेशा स्टड। आपने स्विच के पीछे देखा होगा या कोई लैंप होल्डर होता है उसके अंदर भी पीतल का ही बना होता है, क्योंकि इसका जो उच्च घर्षण प्रतिरोध होता है और इसकी चालकता भी उच्च होती है। इसी वजह से पीतल के स्टड काम में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 2 नंबर। आपको जैसा भी आता है वैसा टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। विद्युत सामग्री को प्राय 5 वर्गों में बांटा जाता है। यानी विद्युत जो सामग्रियाँ होती है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें एक होती है सामान्य प्रकार, दूसरी होती है नियंत्रण प्रकार, तीसरी होती है निर्गत प्रकार और चौथी और 5वीं आपको बतानी है कौन कौन सी रह गई। सुरक्षात्मक व धारणशील प्रकार की, या लटकने वाले व स्थिर प्रकार, या चालकीय व चुंबकीय प्रकार, या प्रोजेक्ट किए हुए व स्थिर प्रकार, कौन सा होगा इनमें से? यानी 5 वर्गों में बांटा गया है विद्युत सामग्रियों को। तो उसमें से 3 के नाम दे रखे हैं, आपको 2 के नाम और बताने हैं कौन से होंगे। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी आता है। एक हो गया सामान्य प्रकार, दूसरा हो गया नियंत्रण प्रकार, तीसरा हो गया निर्गत प्रकार और चौथा और 5वां कौन कौन सा होगा? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, यानी एक सुरक्षात्मक हो जाएगा, एक धारणशील प्रकार हो जाएगा। यानी 5 वर्गों में बांटा गया है विद्युत सामग्री को। सामान्य प्रकार, नियंत्रण प्रकार, निर्गत प्रकार, सुरक्षात्मक यानी जिनकी सुरक्षा होती है, और धारणशील जिनकी धारणा शक्ति उच्च होती है। इनके हिसाब से बांटा गया है विद्युत सामग्रियों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 नंबर। स्विच बोर्ड में स्विच 2 प्रकार से स्थापित किए जाते हैं। उनमें से एक फ्लश प्रकार का होता है और दूसरे किस प्रकार के होते हैं? यानी स्विच बोर्ड होता है उसमें 2 प्रकार की स्विच काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है फ्लश प्रकार का, एक होता है वो आपको बताना है दूसरा किस प्रकार का होता है। पैच प्रकार का, आधारशील, टम्बलर या पेंडेंट प्रकार का, किस प्रकार का होता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। जिस स्विच को हम ऊपर या नीचे करते हैं उसको क्या बोला जाता है? वही इसका आंसर होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स ने गलत किया इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यानी टम्बलर प्रकार का बोला जाता है। जैसे हम घरों में स्विचों को यूज़ करते हैं वो टम्बलर प्रकार के स्विच होते हैं, जिसको 1 वे या 2 वे स्विच बोला जाता है, जो ऊपर या नीचे करने पर ऑन या ऑफ होते हैं। एक होता है फ्लश प्रकार का, जैसे विद्युत घंटी का जो बटन होता है वो फ्लश प्रकार के वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 नंबर।
टम्बलर प्रकार के स्विचों का आधार किसका बना होता है? जल्दी से बता दीजिए। पीवीसी का, पोर्सिलिन व बैकलाइट का, लकड़ी का, एस्बेस्टस का, किसका बना होता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, जिसको भी आंसर पता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं साथ में अपने कमेंट भी छोड़ रहा हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में, देख लीजिए, क्योंकि मैं सभी कैंडिडेट्स का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि बाद में अगर कोई वीडियो देखेंगे, फिलहाल तो ये क्लास लाइव चल रही है, तो बाद में उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार बार हम आपके नाम लेंगे तो बाद में देखने वाले को प्रॉब्लम होगी दोस्तों, इसी वजह से हम आपका नाम नहीं ले सकते वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पोर्सिलिन व बैकलाइट, यानी जो टम्बलर प्रकार के स्विच होते हैं उनका आधार हमेशा पोर्सिलिन व बैकलाइट का बना होता है, या तो पोर्सिलिन का या बैकलाइट का। अगला प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। सिंगल वे स्विच में प्रयुक्त जो टर्मिनल्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? या वन वे बोल सकते हैं इसको। वन वे स्विच होता है, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? जल्दी से बता दीजिए, 1 या 2 या 3 या 4। सिंगल वे स्विच में कितने स्विच टर्मिनल्स बने होते हैं? 1 या 2। जल्दी से बता दीजिए, जैसा भी आपको आता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 होते हैं हमेशा टर्मिनल वन वे स्विच में, और जो 2 वे स्विच होता है उसमें हमेशा 3 होते हैं, एक बीच में और होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। 2 या 2 से अधिक स्थानों से अगर एक लैंप को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए कौन से स्विच की आवश्यकता होती है? एसपीएसटी की, या एसपीडीटी की, या इंटरमीडिएट स्विच की, या डीपीएसटी स्विच की, कौन सा होगा इनमें से? यानी अगर एक लैंप है उसको हम 2 स्थानों से कंट्रोल करते हैं या 2 से अधिक स्थानों से कंट्रोल करते हैं तो कौन से स्विच की आवश्यकता होती है? बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें सिर्फ 2 स्थानों से कंट्रोल करना हो उसके लिए 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें 2 से अधिक स्थानों से एक लैंप को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए कौन सा स्विच उपयोगी होता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही है, कुछ कैंडिडेट्स ने गलत किया है इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इंटरमीडिएट स्विच होता है वो, इस प्रकार का होता है। यानी जितने हम इंटरमीडिएट स्विच लगाएंगे उतने ही जगह से हम एक लैंप को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इंटरमीडिएट स्विच। अगला प्रश्न है 7 नंबर, स्नानगृह, शयन कक्ष व कैबिन फैन के लिए उपयोग में होने वाला स्विच कौन सा होता है? पुल स्विच, वन वे स्विच, सामान्य होता है, या पुश स्विच होता है, या डीपीएसटी स्विच होता है? डुअल पोल सिंगल टैप वाला स्विच होता है, या पुश स्विच होता है, या वन वे स्विच होता है, या पुल स्विच होता है? कौन सा होगा दोस्तों इनमें से आंसर? तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, लगभग कैंडिडेट्स का जवाब गलत है। यानी स्नानगृह, शयन कक्ष, कैबिन फैन होता है, उनमें हमेशा पुल स्विच काम में लिया जाता है, यानी ए आंसर होगा दोस्तों। पुल स्विच आपने देखा होगा, जो जिसको हम खींचते हैं स्विच को तभी ऑन होता है, जो ट्रैक्टरों में या कोई अदर वाहनों में लगे हुए होते हैं उसको पुल स्विच बोला जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 8 नंबर, एक फेज प्रदाय प्रणाली में ऊर्जा मापी के बाद में प्रयोग में होने वाला मुख्य स्विच कौन सा होता है? क्योंकि यहाँ पे मुख्य स्विच के बारे में पूछा गया है। एसपीएसटी, एसपीडीटी, इंटरमीडिएट स्विच, या आईसीडीपी, कौन सा होगा दोस्तों इनमें से? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अगर आपको यह टेस्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या रीज़न है। हाँ दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आईसीडीपी, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, जिसमें एक फेज का तार होता है, दूसरा न्यूट्रल का लगा हुआ होता है। यानी सिंगल फेज प्रदाय प्रणाली में ऊर्जा मापी के बाद में जो प्रयोग में होने वाला मुख्य स्विच होता है वो होता है आईसीडीपी, और आईसीटीपी के अंदर हमेशा
तीनों फेज के तार लगे हुए होते हैं, और आईसीडीपी होता है उसके अंदर एक फेज का और एक न्यूट्रल तार होता है, यानी डुअल पोल वो ट्रिपल पोल होती है आईसीटीपी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का डी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। आयरन क्लेड डबल पोल आईसीडीपी का पूरा नाम है, तो इस स्विच की उच्चतम धारा क्षमता कितनी होती है? जल्दी से बता दीजिए, यानी हाईएस्ट धारा क्षमता कितनी होती है इसकी, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच की या आईसीडीपी की? 6 एम्पियर, 63 एम्पियर, 32 एम्पियर या 16 एम्पियर? आपको जैसा भी आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कल शाम को 8 बजे होगा आपका अगला टेस्ट। इसी यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और साथ में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको पता चल सके। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही है, कुछ कैंडिडेट्स ने गलत किया इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 32 एम्पियर होता है हमेशा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। आईसीडीपी की जो उच्चतम धारा क्षमता होती है वो 32 एम्पियर तक होती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। 3 फेज प्रदाय को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में होने वाला मुख्य स्विच कौन सा होता है? यानी यहाँ पे 3 फेज की बात की गई है। कौन सा स्विच होगा? आईसीटीपी, आईसीडीपी, डीपीआईसी या टॉगल? कौन सा होगा इनमें से दोस्तों? जिसको भी आंसर पता है जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, आईसीटीपी होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। आईसीटीपी का पूरा नाम होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, यानी इसमें जो तीनों पोल होते हैं उसके अंदर हमेशा फेज की तार लगाई जाती है 3 फेज प्रदाय को नियंत्रित करने के लिए। जो आईसीडीपी होता है उसमें एक फेज का होता है और एक न्यूट्रल का होता है, क्योंकि उसमें 2 ही तार लगा सकते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। बायोनेट लैंप होल्डरों में होल्डर पिन व होल्डर खांचे परस्पर होते हैं, किस प्रकार से होते हैं? होल्डर पिन स्लॉट से लंबवत होते हैं या स्लॉट के समांतर होते हैं या समांतर व लंबवत दोनों प्रकार के होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? यानी जो बायोनेट लैंप होल्डर होते हैं उनमें जो होल्डर की पिन होती है, यानी जो अंदर लगी हुई होती है स्प्रिंग के द्वारा, जैसे मान लो हम लैंप को लगाते हैं तो वो अंदर दबती है, तो वो, और जो खांचे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जल्दी से बता दीजिए जैसा भी आपको आता है। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ए, यानी होल्डर पिन स्लॉट से हमेशा लंबवत होती है, यानी जो खांचा होता है उससे लंबवत होती है। होल्डर की जो पिन होती है, पिन स्लॉट यानी पिन खांचा, वो हमेशा लंबवत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, धातु आवरण वाले लैंप होल्डर पर्दाय से जुड़ने चाहिए या अर्थ होने चाहिए या पेंट होने चाहिए या पॉलिश किए हुए होने चाहिए? किस प्रकार के होने चाहिए? यानी धातु आवरण वाले जो लैंप होल्डर हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए? पर्दाय से जुड़े हुए या अर्थिंग से जुड़े हुए या पेंट किए हुए या पॉलिश किए हुए होने चाहिए? कौन सा होगा इनमें से आंसर? तो लगभग कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अर्थ किए हुए होने चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, आरसीसीबी को स्थापित किया जाता है। आरसीसीबी का पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये एक प्रकार से एमसीबी की तरह ही होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये आरसीसीबी का पूरा नाम होता है, आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसको स्थापित किया जाता है ऊर्जामापी से पहले या मुख्य डीबी के बाद में या उप परिपथ में या ऊर्जामापी के बाद व मुख्य स्विच से पहले। कब स्थापित किया जाता है आरसीसीबी को? आपको जैसा भी आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऊर्जामापी के तो बाद में, यानी जो एनर्जी मीटर होता है उसके तो बाद में, और जो मुख्य स्विच होता है उससे पहले स्थापित किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, वर्तमान समय में घरेलू वॉल सॉकेट
उपयोग में किया जा रहा है, यानी घरों में जो सॉकेट उपयोग में लिया जाता है आजकल, वो कितने पिन वाला होता है? 3 पिन वाला, 2 पिन वाला, 5 पिन वाला या 4 पिन वाला? कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। जैसा भी आपको आता है। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब आया बहुत सारे कैंडिडेट्स का। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 5 पिन वाला होता है। उसमें एक बड़ा पिन होता है, वो तो होता है अर्थिंग का, और नीचे और 4 पिन और बच गए। अगला प्रश्न होगा दोस्तों 15 नंबर। वॉल सॉकेट में न्यूट्रल कंडक्टर को जोड़ना चाहिए बाएं पिन के साथ, दाएं पिन के साथ, अर्थ पिन के साथ या उपरोक्त में से किसी एक के साथ। तो आपको याद रखना है, जो वॉल सॉकेट होता है उसमें न्यूट्रल कंडक्टर को जोड़ना चाहिए दाएं पिन के साथ, बाएं पिन के साथ, या अर्थिंग पिन के साथ, या किसी में भी जोड़ सकते हैं। जल्दी से बता दीजिए जैसा भी आपको आता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब वैसे सही है, कुछ कैंडिडेट्स ने गलत किया इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी बाएं पिन के साथ हमेशा। यहाँ पे तो इस साइड में फेज होता है हमेशा नियमों के अनुसार, और इस साइड में न्यूट्रल होता है, यानी ये जो पिन होते हैं ये तो फेज के होते हैं, यानी दाईं साइड में, और बाईं साइड होती है इस साइड में हमेशा न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 16 नंबर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। सामान्य उपयोग के लिए सीलिंग रोज प्रयोग की जाती है, यानी सामान्य उपयोग के लिए सीलिंग रोज होती है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए? 3 पिन वाली, 2 पिन वाली, या 4 पिन वाली, या 5 पिन वाली? सीलिंग रोज के बारे में बात की गई है। जल्दी से बता दीजिए। तो लगभग कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 पिन वाला होना चाहिए हमेशा सामान्य उपयोग के लिए, जिसमें 2 ही पिन लगी होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक न्यूट्रल की, एक फेज की, जिसमें से हम जैसे मान लो ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं या कोई और कनेक्शन वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 17 नंबर। जब किसी लाइट पॉइंट से पर्दा आगे ले जाना हो तो सीलिंग रोज प्रयोग की जाती है, यानी जब हमें आगे पॉइंट के लिए वायर और जोड़नी पड़े सीलिंग रोज में, तो हमें कौन सी सीलिंग रोज को काम में लेना चाहिए? 2 पिन वाली, 3 पिन वाली, या 1 पिन वाली, या 4 पिन वाली? कौन सी होगी दोस्तों? जैसे मान लो सप्लाई को थोड़ा आगे और बढ़ाना है तो हम कौन सी सीलिंग रोज को काम में लेंगे? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। साथ में मैं अपने कमेंट भी छोड़ रहा हूँ, देख लीजिए वहाँ से। यानी जो कैंडिडेट सबसे पहले आंसर दे रहा है मैं उसी के नाम टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स के टाइप नहीं हो पा रहे हैं इतनी जल्दी, तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही है, सी, यानी 3 पिन वाला होना चाहिए हमेशा पॉइंट, यानी सप्लाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं किसी सीलिंग रोज के द्वारा, तो उसमें एक अर्थिंग का भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसी प्रकार से एक न्यूट्रल का, एक फेज का और एक अर्थिंग का, 3 प्रकार के पिन होने चाहिए उसमें। अगला प्रश्न दोस्तों 18 नंबर। रेफ्रिजरेटर में लगने वाला लैंप होल्डर कौन सा होता है? यानी जो फ्रीज होता है उसमें छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है, तो उसके लिए जो लैंप होल्डर होता है तो वो किस प्रकार का होता है? बायोनेट प्रकार का, स्क्रू प्रकार का, या गोलियत एडिशन स्क्रू प्रकार का, या ऑटो लैंप होल्डर? कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से बता दीजिए, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए दोस्तों। कुछ कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी स्क्रू प्रकार का होता है हमेशा। हमेशा जो उसमें लैंप लगा हुआ होता है उसको हमें कसना पड़ता है लगाने के लिए, उसमें चूड़ियाँ बनी हुई होती है, तो उसको स्क्रू प्रकार का लैंप होल्डर बोला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 19 नंबर। कूलर के लिए प्रयोग करना चाहिए, यानी अगर हमें कूलर को चलाना है तो उसके लिए कौन सा प्लग काम में लेना चाहिए? 2 पिन वाला, या सॉकेट एडेप्टर वाला, या 3 पिन वाला, या 3.5 प्लग? कौन सा होगा इनमें से? यानी कूलर के लिए प्रयोग में लेना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों।
तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 पिन प्लग, यानी एक अर्थिंग का, एक न्यूट्रल और फेज तो होगा ही, यानी तीसरा एक्स्ट्रा होना चाहिए हमेशा कूलर के लिए अर्थिंग का, बाई चांस बॉडी में जो करंट आए वो अर्थिंग के द्वारा ज़मीन में चला जाए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही है, 3 पिन वाला प्लग काम में लेना चाहिए हमेशा कूलर के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। नियम के अनुसार एक अधिष्ठापन जिसको इंस्टॉलेशन बोला जाता है, उसमें शरण धारा को अधिष्ठापन को आपूर्तित अधिकतम धारा का कितवें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जो लीकेज का है वो कितना नहीं होना चाहिए हमेशा। जल्दी से बता दीजिए, 1/500 या 1/5000 या 1/100 अंश या 1/10,000। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ये, यानी जो लीकेज धारा है उसका मान कितना नहीं होना चाहिए या कितने से अधिक नहीं होना चाहिए हमेशा परिपथ में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही है, वैसे कुछ कैंडिडेट्स ने गलत किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1/5000 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए हमेशा लीकेज धारा का मान। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। कल शाम को होगा आपका अगला टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे, और जिसको भी यह टेस्ट आज वाला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में अगर आप अनलाइक कर रहे हो इस टेस्ट को तो प्लीज़ रीज़न ज़रूर लिखना आपका अनलाइक करने का कारण क्या है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।